अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है यूजेस ऑफ ईथीन। ईथीन की यूजेस करने से पहले हम थोड़ा सा ईथीन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ईथीन हमारे पास है क्या। तो ईथीन हमारे पास एक अल्कीन होता है। ईथीन इज़ एन अल्कीन विद 2 कार्बन एटम्स और डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ईथीन का जनरल फार्मूला अगर मैं लिखूं तो वो C2H4 होगा। इसी अल्कीन के अंदर या ईथीन के अंदर हमारे पास एक पाई बॉन्ड होगा, जबकि उसके अलावा हाइड्रोजन्स के साथ 4 और एक कार्बन्स के दरमियान टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे। अब एक दफ़ा इस स्ट्रक्चर को हम एक फिगर के अंदर देख लेते हैं, एक स्लाइड के अंदर। जी आपको स्लाइड शो हो रही होगी। इसके अंदर कार्बन के डबल बॉन्ड्स शो किए गए हैं, सिंगल बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन शो किए गए हैं, और इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है, या फिर हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना है। तो अगर आप यहाँ पे देख सके तो कार्बन कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है वहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और वो बॉन्ड लेंथ है 133.9 पिकोमीटर। जबकि अगर यही बॉन्ड लेंथ अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन में कहूँ तो वो बॉन्ड लेंथ 108.7 पिकोमीटर है, जबकि जो बॉन्ड एंगल हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का एग्जिस्ट कर रहा है वो है 121.3 डिग्रीज। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ इथीन के ऊपर। यूजेस ऑफ इथीन में सबसे पहला यूज़ जो मेरे पास आ रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं देखूं तो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथीन अ प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस एट्सेट्रा। पॉलीइथीन आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एक है। हमारे पास जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वो पॉलीइथीन ही होता है, या फिर जो हमारे पास जो शॉपर बैग होते हैं, जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, वो सारे पॉलीइथीन के ही होते हैं। अब पॉलीइथीन बनता कैसे, एक स्लाइड में आपको मैं शो करवा रहा हूँ, सिर्फ एक जनरल आइडिया लेने के लिए है। यहाँ पर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जनरल आइडिया हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है और वो कैसे हो रहा है, सिर्फ इस तक रहना है। अब अगर आप स्लाइड देखें तो आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। हम लेफ़्ट साइड पे आपको शो हो रहा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डाले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अब आप नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ देखें लिखा हुआ है इथीन को मोनोमर्स हाइड्रोजन, यानी कि इथीन के मोनोमर्स को, मोनोमर्स से मुराद यानी कि सेम जोन से हैं, मोनोमर्स जितने इथीन के हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। यही ऐड किए हुए मोनोमर्स जोन से इथीन के हैं ये कैटलिस्ट के साथ जाएंगे और फ्लूइड बेड रिएक्टर जोन सा हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर ये रिएक्ट करेंगे। जब ये रिएक्ट कर जाएंगे तो ये आगे मूव करेंगे पॉलीमर रिएक्टेंट सेपरेशन की तरफ। वहाँ तक जो जितना भी हमारे पास पॉलीमर बन जाएगा वो हमारे पास वहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा, और वही हमारे पास पॉलीइथीन पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा, पॉलीथीन पाउडर टू साइलो आ जाएगा, ठीक है। जबकि जो हमारे पास बाकी का जो यहाँ पे उसने प्रोसीजर शो किया हुआ है वो किस चीज़ के लिए शो किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास कुछ गैसेस अनरिएक्टेड भी रह जाएंगी। तो जो हमारे पास फ्लूइड बेड रिएक्टर है उसमें से जो गैसेस अनरिएक्टेड होंगी वो ऊपर जाएंगी, ऊपर की तरफ जाके हम उन्हें पहले कंप्रेसर से कंप्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हीट एक्सचेंजर है ताकि हम उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, और जब उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तब हम उसे दोबारा से नए मोनोमर्स के साथ मिला के दोबारा से रिएक्ट करवाएंगे। इस तरीके से ये होता है कि हमारे पास जो अनरिएक्टेड गैस है हम उसे बार बार रिएक्ट करवाते रहते हैं ताकि हमारे पास उसकी राइपनिंग जो हमारे पास जो ज़ाया होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी तादाद कम से कम हो और हमारे पास एक प्रोडक्ट अच्छी तादाद में बन जाए। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग के ऊपर। इथीन जौन सा है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ होता है। हमारे पास कई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि वक्त से पहले उतार लिए जाते हैं और बाद में उन्हें आर्टिफिशियली कोल्ड स्टोरेज हाउसेस के अंदर राइप किया जाता है। इसके लिए एक स्लाइड शो कर रहे हैं आपको, जी आपको स्लाइड शो हो रही होगी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूजेस की हेडिंग्स बना के ये सारे लिखे गए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रूट्स एंड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हम कर चुके हैं पॉलीथीन के बारे में। फ्रूट्स के ऊपर आते हैं। इथीन प्रोड्यूस्ड बाय फ्रूट्स और अलाउज द फ्रूट टू राइपन। रेट ऑफ राइपनिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग इथीन लेवल्स। अगर आप डायग्राम के अंदर देखें, नीचे जो डायग्राम बनी हुई है बनाना की, अगर आप उसके अंदर देखें तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर आपके पास वो बिल्कुल ग्रीन कलर का एक कच्चा बनाना है।
लेकिन इथीन के साथ जैसे ही आप उसे उतार लेते हैं, दरख्त से एक फल उतर चुका है तो उसके बाद तो उसकी राइपनिंग पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम आर्टिफिशियली उसे राइप करवाते हैं, उसे पक्का करते हैं। और ये काम कैसे होता है? ईथीन से होता है। ईथीन हम उसे रोज़ाना की अमाउंट में देंगे। और यहाँ पर अगर आप थर्ड पॉइंट पे गौर करें ना, रेट ऑफ राइपनिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग इथीन लेवल्स। ये इथीन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो 7 दिनों के अंदर हो रहा है, 10 दिनों के अंदर हो रहा है या 3 दिनों के अंदर हो रहा है। ये राइपनिंग हम इथीन की अमाउंट से कंट्रोल करवा रहे हैं। अगर मैं इथीन ज़्यादा दे देता हूँ तो ये 7 दिन का प्रोसीजर मैं 2 से 3 दिन में भी कंप्लीट करवा सकता हूँ, और अगर मैं कम अमाउंट में दूँ तो शायद मैं 10 से 12 दिन तक भी इसे प्रोलॉन्ग करवा सकता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं एनेस्थेटिक के ऊपर। इट इज़ यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक होता क्या है? सबसे पहले एनेस्थेटिक हमारे पास एनेस्थीसिया से निकली हुई टर्म है, एनेस्थीसिया। These are the drugs used for during or used before operations. जब किसी को बेहोश किया जाए तो हम एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज़ इसका इसी तरह की चीज़ों में होता है कि जब कॉमनली ऑपरेशन थिएटर्स या ओटीज़ जोन से होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ताकि आप क्या कर सकें जी कि ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट ना जागे। नेक्स्ट वन इज़ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे डेडफुल वेपन्स के अंदर एक था। मस्टर्ड गैस क्या थी? मस्टर्ड गैस सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिपरेशन के, फिर उसके बाद हम देखते हैं जी कि मस्टर्ड गैस है क्या और किस तरीके से इसका यूज़ हुआ था वर्ल्ड वॉर्स के अंदर। तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास इथीन मौजूद है। इथीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं H2Cl2 के साथ, ठीक है। इथीन का रिएक्शन हो रहा है H2Cl2 के साथ। हमारे पास क्या होगा? सल्फर का एक कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, एक एटम सेपरेट हो गया, जबकि दूसरा एटम इस इथीन के साथ, दोनों इथीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और बाकी का क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? 2,2-डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड या फिर मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी वैसे तो कुछ हद तक यूजेज इसकी आती है। दोनों वॉर्स के अंदर इसका यूज़ था और इसने बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस कॉज करके डेथ्स करवाई थी। इवन के जो वेपन्स के ज़रिए डेथ्स हुई थी, अगर हम उन्हें साइड पर रखें और अगर हम सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन्स की बात करें या फिर हम इस तरह के पॉइजनस वेपन्स की बात करें, तो उनमें से 91,000 डेथ्स हुई थी, जिसमें से 85% सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड गैस की वजह से हुई थी। मस्टर्ड गैस करता क्या है? मस्टर्ड गैस लंग्स का इन्फेक्शन करवाता है, और लंग्स के इन्फेक्शन से क्या होता है कि जिस तरह कोविड आजकल है, कोविड की तो पोटेंसी बहुत कम है। कोविड तो सिर्फ अगर हो जाए, नॉर्मल कोविड की बात अगर मैं करूँ तो सिर्फ 2% लोगों की डेथ होती है। लेकिन जो हमारे पास मस्टर्ड गैस थी, ये मस्टर्ड गैस लंग्स को इफ़ेक्ट करती थी और लंग्स को डैमेज कर देती थी। परमानेंटली डैमेज की वजह से लोगों की रिकवरी नहीं होती थी और डेथ कॉज हो जाती थी। एट द लास्ट, स्टार्टिंग मटेरियल। यहाँ पर क्या है जी? स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोल्स एंटी फ्रीज एजेंट होता है। उसके बाद इथाइल हैलाइड या फिर इथाइल अल्कोहल। ये हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़े थे, उनके अंदर हमने ग्लाइकोल की भी प्रिपरेशन की हुई है कि ग्लाइकोल कैसे बनेगा। इथाइल हैलाइड भी हम पढ़ चुके हैं और इथाइल अल्कोहल भी हम कर चुके हैं कि ये तमाम प्रिपेयर कैसे होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी टॉपिक की, और अगर आपको समझ आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।